अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट। ये लॉ ये कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मोमेंटम जो होगा दो बॉडीज़ का वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब हम पहले फिगर की तरफ आ जाते हैं, फिगर को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, एक को हमने कह दिया बॉडी ए और एक को हमने कह दिया बॉडी बी। बॉडी ए का मास क्या है m1 और बॉडी बी का मास क्या है m2। ये तब का केस है जब ये बॉडीज़ आपस में कोलाइड नहीं कर रही, ये बिफोर कोलिजन की बात है, ठीक है। अब बॉडी ए की जो वेलोसिटी है वो v1 है और बॉडी बी की जो वेलोसिटी है वो v2 है। अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, जब ये दोनों बॉडीज़ आपस में कोलाइड करेंगी तो उसके बाद ऐसा होगा कि जो बॉडी बी की इन दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। बॉडी ए की जो वेलोसिटी होगी वो बॉडी बी को मिल जाएगी और बॉडी बी की जो वेलोसिटी होगी वो बॉडी ए को मिल जाएगी। अब देखें, जब ये बॉडीज़ आपस में कोलाइड करेंगी तो यहाँ हमारे पास दो किस्म की फोर्सेस होंगी, एक होगी एक्शन और दूसरी होगी रिएक्शन। अब एक्शन और रिएक्शन क्यों होंगी? जब बॉडी ए बी के साथ कोलाइड करेगी तो वो बॉडी ए बी के ऊपर क्या करेगी, एक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। जिस तरह न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। जब बॉडी ए ने बॉडी बी के साथ कोलाइड किया तो क्या हुआ, बॉडी बी क्या करेगी, फॉरवर्ड मूव करेगी और बॉडी बी के ए ने क्या किया, बॉडी बी के ऊपर एक्शन फोर्स अप्लाई की। इन रिटर्न बॉडी बी क्या करेगी, ए के ऊपर वापस रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो बॉडी बी ए के ऊपर इन बैकवर्ड डायरेक्शन क्या करेगी, रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी। अब आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि बॉडी ए और बी की वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। देखिए पहले तो हम ये कह देते हैं कि आफ्टर कोलिजन ए की वेलोसिटी होगी v1 प्राइम और बी की वेलोसिटी होगी v2 प्राइम। अब जब इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज होंगी तो v1 प्राइम इक्वल आ जाएगा v2 के, क्योंकि बॉडी b की वेलोसिटी a को मिल जाएगी और a की वेलोसिटी b को मिल जाएगी। अभी इसी तरह v2 प्राइम इक्वल आ जाएगा v1 के। तो हम देखते हैं कि अब इस केस में किस तरह से मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। देखिए सबसे पहले दो बॉडीज़ थी ए और बी बिफोर कोलिजन, मास क्या था m1 m2 और वेलोसिटी क्या थी v1 v2। अब हम कह देते हैं कि बिफोर कोलिजन मास तो कांस्टेंट रहता है ना, हमने कह दिया इन दोनों बॉडीज़ का जो मास है वो क्या है 5 kg है। अब बिफोर कोलिजन जो बॉडी ए थी वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी और हमने यहाँ पे सपोज किया कि उस बॉडी की वेलोसिटी क्या थी 3 मीटर पर सेकेंड थी। इसी तरह हमने कहा जो बॉडी बी थी उसकी जो वेलोसिटी थी v2 वो इक्वल थी 4 मीटर पर सेकेंड के। अब जब इन दोनों बॉडीज़ ने आपस में कोलाइड किया आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि इन दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई, v1 प्राइम इक्वल आ गई v2 के और v2 प्राइम इक्वल आ गई v1 के। अब v2 क्या थी 4 मीटर पर सेकेंड, तो v1 प्राइम क्या आ गई 4 मीटर पर सेकेंड और v1 प्राइम कौन सी बॉडी की वेलोसिटी है, ए बॉडी की आफ्टर कोलिजन। इसी तरह v2 प्राइम इक्वल आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड के, क्योंकि v1 किसके इक्वल था 3 मीटर पर सेकेंड के। तो यहाँ से हमें पता चला कि बॉडी b जिसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2 प्राइम है वो इक्वल आ गई 3 मीटर पर सेकेंड के। अब अगर हम इन दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन चेक करें तो देखें बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो इन दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम के सम के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक बॉडी की बात तो नहीं कर रहे हैं, हम दो बॉडीज़ की बात कर रहे हैं। मोमेंटम p इक्वल होता है mv के, ठीक है। अब जब हम बॉडी a प्लस बॉडी b दोनों का मोमेंटम लिखेंगे ना तो m1 v1 प्लस m2 v2 आ गया। अब बॉडी ए का जो मास था वो क्या था 5 kg और उसकी वेलोसिटी क्या थी 3 मीटर पर सेकेंड, तो हमने m1 लिखा 5 × 3। इसी तरह बॉडी बी का जो मास था वो भी 5 kg था और उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी 4 मीटर पर सेकेंड, तो हमने लिखा 5 × 4। अब 5 × 3 आ गया 15 प्लस 5 × 4 20, तो हमारे पास मोमेंटम क्या आ गया 45 न्यूटन सेकेंड बिफोर कोलिजन। ये तब की बात है जब कोलाइड नहीं किया था बॉडीज़ ने। अब अगर हम आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम निकालें तो वो आएगा p इज़ इक्वल टू एम वी, मोमेंटम p इक्वल टू एम वी के इक्वल होता है। तो यहाँ बॉडी ए बॉडी बी दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा।
तो दोनों का सम क्या आ जाएगा, दोनों के मोमेंटम का सम m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब m1 क्या है, m1 मैथ तो वही रहेगा ना, बॉडीज़ का मैथ तो चेंज नहीं होगा। ओके, एक बात याद रखनी है आपने कि कोलिजन के दौरान मोमेंटम और टोटल एनर्जी दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। अब यहाँ देखें मैथ बॉडीज़ का चेंज नहीं होगा, मैथ तो बॉडीज़ का वही रहेगा। तो m1 भी क्या आ गया 5 और m2 भी क्या आ गया 5। अब v1 प्राइम क्या है 4 मीटर पर सेकेंड और v2 प्राइम क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। उनकी जगह हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी। 5 4s are 20, 5 3s are 15, 20 प्लस 15 45 न्यूटन सेकेंड। इट मीन्स कि देखें अब मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या आ रहा है, सेम। तो हमें पता चल गया कि मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज़ आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन क्या आ गया, कांस्टेंट। तो हमने ये बात प्रूव कर दी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बॉडीज़ का क्या है, सेम है, कंजर्व्ड है। और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहता है कि जो बॉडीज़ का मोमेंटम कोलिजन से पहले होगा वही मोमेंटम उनका कोलिजन के बाद भी होगा। अब यहाँ देखें बॉडी ए और बॉडी बी की वेलोसिटी जो चेंज हुई हैं, उनकी वेलोसिटीज़ के अंदर तो चेंज आ रहा है, लेकिन ओवरऑल उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। जब हमने उनकी ओवरऑल मोमेंटम निकाला तब उनका मोमेंटम क्या आ रहा था, सेम। बॉडी ए और बॉडी बी का मोमेंटम तो चेंज हो गया। देखिए पहले बॉडी ए का मोमेंटम था 15 और बॉडी बी का मोमेंटम था 20, और यहाँ कोलिजन के बाद बॉडी ए का मोमेंटम हो गया 20 और बॉडी बी का मोमेंटम हो गया 15, लेकिन इनका जो ओवरऑल मोमेंटम आया वो तो क्या आया, सेम। तो मींस के जो नेट रिजल्ट होगा, नेट मोमेंटम होगा पूरे के पूरे सिस्टम का, वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। सही है। इसी तरह दिस लास्ट स्टेट दैट इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू अ सिस्टम द लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रही होगी सिस्टम के ऊपर तो उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली क्या है, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, मीन्स के चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, 0। मोमेंटम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। और डेल्टा पी इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के। तो अभी हमने कहा कि चेंज इन मोमेंटम क्या है, इक्वल टू 0, तो हमने लिखा पी एफ माइनस पी आई फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। तो अगर हम पी आई को इस तरफ ले जाएंगे तो पी आई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पी एफ इज इक्वल टू पी आई फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, एंड दिस रिजल्ट इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसी रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।